हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 बहुपद पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय को हम इन 6 बिंदुओं में कवर करेंगे, जिसका आज हम पहला पार्ट लेंगे बहुपद परिचय। बच्चों, बहुपद का परिचय कराने से पहले मैं आप सभी को बहुपद के बारे में जो आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है, कक्षा 8, कक्षा 9 में पढ़ा है, उन सभी टेक्निकल वर्ड से, उन सभी पारिभाषिक शब्दावलियों से पहले आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। उसके बाद हम आगे बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, चर राशियां। चर राशियां क्या होती है बच्चों? चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान अज्ञात होता है, अर्थात जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। चर राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। बच्चों, सामान्यतः चरों को क्या करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे X, Y, Z, A, B, C आदि से व्यक्त करते हैं। देखिए बच्चों, कैसे अज्ञात राशियां होती हैं। जैसे अभी आपको बोला जाए कि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ वर्ड बोला है, किसी संख्या में। किसी संख्या जो कि क्या है? अज्ञात है। और ऐसी ही अज्ञात राशियों को हम किससे दिखाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? चर संख्याएं कहते हैं। और एक और बात, प्रश्न में दी गई शर्तों पर इनका मान निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ शर्त क्या है? 3 जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 7। अगर मैं शर्त बदल दूं कि 3 जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 10, तो इनका मान बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? यहाँ देखिए, x का मान कितना है? 4, क्योंकि 3 में 4 जोड़ने पे 7 प्राप्त होगा। और यहाँ x का मान कितना आएगा आपके पास बच्चों? यहाँ x का मान आएगा आपके पास 7। तो आपको समझ में आया, चर राशियाँ क्या होती हैं? अज्ञात राशियाँ जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। अब देखिए बच्चों, अचर। अचर क्या होते हैं? ये वे राशियां होती हैं जिनका मान हमेशा क्या होता है? हमें ज्ञात होता है और प्रश्न में दी गई शर्तों पर इनका मान निर्भर नहीं करता है। जैसे कि अभी हमने देखा उदाहरण में, x + 3 = 7। तो यहाँ ये जो राशियां हैं 3 और 7, इनका मान हमें हमेशा पता होता है, प्रश्न में दी गई शर्त पर इनका मान निर्भर नहीं करता। 3 का मतलब क्या मात्रा होती है, ये हमें सबसे को पता है। और 7 का मतलब कौन सी मात्रा को हम 7 कहते हैं, कितनी मात्रा को 7 कहते हैं, ये भी हमें अच्छे से पता है। किसी भी प्रश्न में 3 का अर्थ बदलेगा नहीं, 7 का अर्थ बदलेगा नहीं। ऐसी संख्याएं, ऐसी राशियां क्या कहलाती है बच्चों? अचर संख्याएं कहलाती हैं। सामान्यतः संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, वही क्या होती हैं? हमारे लिए अचर होती हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? वे राशियां जिनमें चर और अचर, चर राशियां और अचर राशियां, चर राशियां और अचर राशियां दोनों मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों? दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। अर्थात अगर ऐसी कोई राशि हो जिसके अंदर चर भी हो और अचर भी हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं 4 + 3x। तो यहाँ आपको एक चर संख्या दिख रही है, अज्ञात राशि, जिसे हमने अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर x से दिखाया है। तो ये क्या है बच्चों? बीजीय व्यंजक है। और एक और उदाहरण दीजिए, देखिए एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, 4/x + y। ये भी क्या है बच्चों? बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? चर और अचर दोनों शामिल हैं। कितने भी चर शामिल हो सकते हैं, कितने भी अचर शामिल हो सकते हैं। तो बच्चों, ये तीनों परिभाषाएं आपको अगर समझ में आई है, तब आप बहुपद को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, बहुपद क्या होता है? वे बीजीय व्यंजक, देखिए परिभाषा में क्या आया? बीजीय व्यंजक आया। और हमने बीजीय व्यंजक समझ लिया है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? ऐसी राशियां जिनमें चर और अचर दोनों शामिल हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात क्या हो? एक धनात्मक पूर्णांक हो। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, धनात्मक पूर्णांक होना। अगर बीजीय व्यंजक के सभी चरों की घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तब हम ऐसे बीजीय व्यंजकों को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम कहते हैं बहुपद। ठीक है बच्चों, बहुपद की परिभाषा क्लियर हुई।
और बहुपद को हम सामान्यतः किससे दिखाते हैं, p ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x। ठीक है, एक हम अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ड लेंगे और ब्रैकेट में वो चर लिख देंगे जिसके पदों में क्या है, बहुपद है। जैसे p ऑफ x लिखने का मतलब ये जो बहुपद होगा वो x के पदों में होगा। किसके पदों में होगा बच्चों, x के पदों में होगा। और इसी x को हम क्या कहते हैं, बहुपद का चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण देखिए, यहाँ p ऑफ x बहुपद, यहाँ ये x क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि x के पदों में आपका क्या है, बहुपद है। और ये क्या है, देखिए ये देखो बीजीय व्यंजक, इसमें चर और अचर दोनों शामिल हैं। चर जो x है उसकी घात कितनी है, 1 है। और एक क्या होता है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। एक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर x की चर की घात 1 है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए बच्चों, p ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर भी बहुपद का चर कौन सा है बच्चों, x है। और अगर x की घातें हम देखें तो इस पद में x की घात है 2, इस पद में है x की घात 1 और अगले पद में x है ही नहीं। लेकिन अगर हम घातों की बात करें तो सभी घातें कैसी हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। अतः ये बीजीय व्यंजक भी क्या है, एक बहुपद है। वापस से समझिए, बहुपद के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले बीजीय व्यंजक होना चाहिए और जो भी चर है उसकी घातें क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, p ऑफ y इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। यहाँ पर देखिए जो चर है, इस बहुपद का जो चर है वो क्या है, y है। और अगर हम बात करें इसकी घातों की तो इसकी घातें कौन कौन सी हैं y की, इस पद में y की घात है 3, इस पद में है y की घात 2 और इस पद में y की घात कितनी है, 1। और ये सभी घातें कैसी हैं बच्चों, धनात्मक पूर्णांक हैं। और जिस भी बीजीय व्यंजक में चर की घातें धनात्मक पूर्णांक होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बहुपद। तो ये भी क्या है, बहुपद। तो यहाँ हमने देखा बच्चों, यहाँ हमने देखा कि बहुपद में चर की घातें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यानी कि घातें एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हो सकता है कि चर की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और आगे तक हो सकती हैं। लेकिन वो घातें अगर सारी की सारी कैसी हैं, धनात्मक पूर्णांकों में से ली गई हैं, तब हम ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ में आया बच्चों, चर की घातें आपने देख ली। अब हम देखते हैं पूरे बहुपद की घात। पूरे बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिए, यहाँ इस उदाहरण में जो है, पहला उदाहरण जो आपके पास दिख रहा है, इसके अंदर जो चर राशि है बच्चों कौन सी है, x है। और इसकी घातें अगर हम देखें तो इसकी घातें हैं सिर्फ एक ही पद x वाला है, एक ही चर वाला पद है, तो इसमें x की घात कितनी है, 1। जबकि दूसरे उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो चर आपके पास कौन सा है, चर राशि आपके पास x है और उसके अंदर घातें देखिए x की, इस पद में x की घात है 2 और अगले पद में x की घात है 1। तो अधिकतम घात क्या हो गई बच्चों, x की अधिकतम घात हो गई 2। इसलिए ये बहुपद कितनी घात का है, 2 घात का बहुपद है। और ऊपर वाला बहुपद कितनी घात का कहा हमने, 1 घात का। क्यों कहा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 ही है, निम्नतम भी 1 ही है, अधिकतम भी 1 ही है, तो सिर्फ 1 ही घात है, तो 1 घात का बहुपद है। इसी तरीके से देखिए बच्चों, तीसरे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है चर, तो इसका क्या है, इस बहुपद का चर y है। और इस बहुपद में इस y की घातें अगर हम देखें तो इस y की घातें हैं 3, 2 और 1। इस पद में घात 3 है, इस पद में घात 2 है और इस वाले में कितनी है बच्चों, 1 है। और अधिकतम घात कितनी है चर की, अधिकतम घात है 3। तो बच्चों बताओ बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब, बहुपद की घात हो जाएगी 3। ये कितनी घात का बहुपद है, 3 घात का
बहुपद है। बच्चों एक बात आपने नोट की होगी, बहुपद में चर की घातें अलग अलग होती हैं, हर एक पद में चर की घात बदल जाती हैं, लेकिन बहुपद की पूरे बहुपद की घात एक ही होती है। अगर कोई बहुपद 3 घात का है तो फिर वो 2 घात का नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी बहुपद में y की घात 2 है तो उसकी घात उसी बहुपद में 3 भी हो सकती हैं। तो बहुपद की घात हमेशा अद्वितीय होती है, जबकि चर की घातें प्रत्येक पद में अलग अलग हो सकती हैं। बहुपद की घात के आधार पर हम बहुपदों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे, अगर किसी बहुपद में चर राशि की अर्थात x की अधिकतम घात 1 है, तब हम उसे कहते हैं रेखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद। इसका जो जनरल रूप होता है, मानक रूप होता है रेखिक बहुपद का, वो होता है ax प्लस b बच्चों। और यहाँ a की जगह कभी भी 0 नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि अगर आपने a की जगह 0 लिया तो ये जो पद आपको दिख रहा है x वाला, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा बच्चों? b ही बचेगा, जो कि क्या है? अचर पद है। एक और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि b की जगह सर 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए बच्चों, अगर आपको लिखा जाए 3x, तो क्या ये रेखिक बहुपद है? बिल्कुल ये रेखिक बहुपद है, क्योंकि हमने देखा चर x और चर की घात देखी हमने 1 है अधिकतम, तो ये रेखिक बहुपद है। ऐसे ही हम देखें 3x माइनस 4, क्या ये रेखिक बहुपद है? बिल्कुल ये भी रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें भी चर है x और अधिकतम घात कितनी है? 1। हालांकि ऊपर वाले उदाहरण में b है ही नहीं, अर्थात b की जगह क्या लिखा है? 0 लिखा हुआ है। और इसमें b की वैल्यू कितनी है? -4। तो b की जगह तो 0 और 4 और कुछ भी संख्या आ सकती है, लेकिन a को आप कभी भी 0 नहीं लिख सकते। इतना आपको याद रखना है। तो हमने समझा कि रेखिक बहुपद क्या होता है बच्चों। रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। अगर चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 2 है, तब फिर हम इसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होती है, वो बच्चों कैसी होती है? ax², मतलब इसमें एक x² वाला पद होगा, प्लस bx एक x वाला पद और प्लस c। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी एक कंडीशन है, x² वाले पद का गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x² का गुणांक अगर आपने 0 किया तो फिर ये पद विलोपित हो जाएगा और समीकरण यह बहुपद किस में बदल जाएगा? रेखिक बहुपद में बदल जाएगा। यहाँ पर 2-3 बातें आपको याद रखनी है। a, b और c सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। सभी कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं बच्चों। ये चर नहीं है, ये चर संख्याएं नहीं है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे 3x² प्लस 5x माइनस 6, अगर हम उदाहरण दें, एग्जाम्पल लें इसका, तो देखिए 3x² माइनस 5x प्लस कितना बच्चों? 6। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। a की जगह कभी भी आपको क्या नहीं लेना? 0 नहीं लेना। a, b और c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, जिन्हें क्रम से x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद कहते हैं। समझ में आया बच्चों? और आगे बढ़ जाते हैं हम। अगर बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तब हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 4 हो तो उसको क्या कहेंगे? 4 घात वाला बहुपद। 5 हो तो 5 घात वाला बहुपद। इसीलिए आप यहाँ देखिए ये नोट। इसी प्रकार जिस तरीके से हमने 1 घात वाला बहुपद देखा, 2 घात वाले बहुपद देखे, फिर 3 घात वाला बहुपद देखा, हम और आगे बहुपदों का क्या कर सकते हैं बच्चों? वर्गीकरण कर सकते हैं। अब आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स में बता देता हूँ, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? बहुपदों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए मेरे साथ वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले देखिए px = x - 1। px = क्या है? x - 1। तो ये कैसा बहुपद है बच्चों? इसमें देखिए चर क्या है? x है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये कैसा बहुपद हो गया? एक घातीय बहुपद या फिर
रेखिक बहुपद एक ही बात है, दोनों एक घातीय बहुपद को ही हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं, आलेखीय निरूपण करते हैं, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। इसीलिए एक घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ चर क्या है बच्चों, x, और x की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। अगला एग्जाम्पल, p ऑफ y इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। यहाँ चर क्या है बच्चों, y है, और y की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अतः हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। बच्चों आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आपने कॉपी और पेन लेके सबने इसको नोट किया होगा, और अब आप इसे दोहराएंगे भी और अच्छे से सीख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।